अजय मिश्रा नाम के जो एक वहां के एमपी है, जो अभी केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने एक प्रोग्राम में, क्योंकि उनको काले झंडे बताए गए थे, इसलिए चिढ़कर बोला था कि मैं अभी एमपी बना हूं, केंद्रीय मंत्री बना हूं, लेकिन उसके पहले मैं क्या था सब लोग मुझे जानते हैं। 2 मिनट में मैं सब आपको खाली करवा दूंगा। इस एरिया में तो क्या, इस जिले में भी आप कभी दिखोगे ना। अब हमारे सामने सवाल है कि यहां तक नौबत क्यों आए। इतने लोग मारे गए, उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अक्षर क्यों नहीं बोला। जो छोटी छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, कहीं का फुटबॉल प्लेयर का कुछ हो गया उसके बारे में ट्वीट करते हैं, नेपाल में कुछ घटा उसके बारे में ट्वीट करते हैं, और यहां पर इतनी बड़ी हिंसक घटना में 8 लोग मारे गए उसके बारे में एक भी ट्वीट वो नहीं करते, उसके बारे में वो बोलते नहीं, जबकि उनका खुद का गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व है। मुझे इस बात का बिल्कुल अचरज नहीं लगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। शशि गमरे थाना से और अमरजीत, इन दोनों के सवाल है कि ये जो लखीमपुर की घटना घटी है, उसके बाद में आप उस घटना के बारे में आपको क्या लगता है। हमारे देश में आज जो स्थिति है वो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है या नहीं है। आप हमेशा लोकशाही के बारे में बोलते हो, लोकतंत्र के बारे में आग्रह रखते हो, तो क्या ये लोकतंत्र हमारे देश में है, या फिर भगत सिंह के रास्ते से हमें चलना होगा, यानी हिंसा के रास्ते से हमें चलना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और जो हमारी मर्यादा है समय की, शायद वो मर्यादा में ये सवाल को आपके सामने रखना मेरे लिए थोड़ा कठिन होने वाला है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। सबसे पहले महत्व की बात, हमारे देश में आज लोकतंत्र है, ऐसा हम मानते हैं, और सही माने में है भी, क्योंकि जो अभी सरकार चुनकर आई है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम है उसी के आधार पर चुनकर आई। चाहे वो यूपी की योगी गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र की सरकार हो जिसे हम मोदी सरकार कहते हैं, ये दोनों सरकारें लोकतंत्र में जो नियम बने हैं उसी के आधार पर चुनकर आई है, यानी ये कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकार है। लखीमपुर खैरी, ये जो घटना है, आप सबने उसके बारे में बहुत विस्तार से सब चीजें देखी है, इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। 3 अक्टूबर को, रविवार को, यह घटना घटी, क्योंकि उसके पीछे का कारण ऐसा था कि 25 सितंबर को अजय मिश्रा नाम के जो एक वहां के एमपी है, जो अभी केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने एक प्रोग्राम में, क्योंकि उनको काले झंडे बताए गए थे, इसलिए चिढ़कर बोला था कि मैं अभी एमपी बना हूं, केंद्रीय मंत्री बना हूं, लेकिन उसके पहले मैं क्या था सब लोग मुझे जानते हैं। 2 मिनट में मैं सब आपको खाली करवा दूंगा। इस एरिया में तो क्या, इस जिले में भी आप कभी दिखोगे ना। ये धमकी उन्होंने जाहिर प्रोग्राम में दी थी। ये प्रोग्राम में जाहिर धमकी देने के बाद ये बात सब जगह वायरल हुई, काफी टीवी चैनल्स ने भी उठाई, खास कर ये जो मीडिया है जिसे हम स्वतंत्र मीडिया कह सकते हैं आज के जमाने का, यूट्यूब से लेकर बाकी सब चीजें, वहां बड़े पैमाने पर ये बातें फैली। स्वाभाविक था कि किसानों को ऐसा कोई इस ढंग से ललकारे, इस ढंग से आह्वान दे,
तो जब किसानों को पता चला कि 3 अक्टूबर को 2 मंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो उनका गांव है खुद का लखीमपुर, वहां आ रहे हैं और वो हेलीपैड पर उतर रहे हैं, तो वहां जाकर किसानों ने काले झंडे बताए। जहां प्रोग्राम था, होने वाला था, वहां भी काले झंडे बताने की पूरी तैयारी कर कर वो गए थे और ये शांतिपूर्वक काले झंडे बताने का आंदोलन शुरू था। उसके बाद में ये दोनों मंत्री हेलीकॉप्टर से नहीं आए, बाय रोड आए, उनका कार्यक्रम चलता रहा और अभी ये यहाँ पर जहां ये उतरने वाले थे हेलीकॉप्टर से, वहां अभी ये आने वाले नहीं है ऐसा मानकर कुछ किसान वापस जा रहे थे। कभी ये आने वाले नहीं है, दोपहर के 3 साढ़े 3 कुछ तो भी बज रहे थे, वो वापस जा रहे थे और उसी वक्त पीछे से कार का काफिला आया जिसमें 3 या 4 कारें हैं और वो सीधे किसानों को रौंदते हुए आके निकल के गए। इतना ही नहीं तो उन्होंने फायरिंग किया। फायरिंग की आवाजें रिकॉर्ड हो चुकी। इसमें हम सब जानते हैं कि करीबन 5 लोग मारे गए रौंदने के कारण। अब इतनी बड़ी तादाद में जहां किसान इकट्ठा हुए हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके सामने अगर कोई कार आती है, सीधी तरह रौंदते चली जाती है या फिर कारों का काफिला रौंदते चला जाता है, उनके आंखों के सामने लोगों को कुचल कर मारा डाला जाता है, तो नेचुरली लोगों का रिएक्शन बहुत प्रक्षोभक होगा और उसमें फिर वो कार एक बस से टकराई, जो पहले रौंदते गई सबको, वो बस से टकराई, इसलिए वो गड्ढे में जाकर गिरी, रोड साइड में जाकर गिरी। वहां फिर किसान शायद दौड़ के गए और फिर उन्होंने बचे हुए लोगों को बाहर निकाला, उनमें से कुछ लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया और शायद 2-3 लोगों को वहां पर उन्होंने पीट-पीट कर मार डाला। ये जो दूसरा आखिरी का मैं हिस्सा कह रहा हूं, उसके प्रमाण बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें सामने आई। सबसे बड़ी बात है, ये घटना तो बहुत ही दुखद। इसका कोई साक्ष्य और प्रमाण उपलब्ध होगा, इसकी किसी को गारंटी नहीं थी। लेकिन आज का सोशल मीडिया का जमाना है। ये शांति से किसान जो आगे जा रहे थे और कुछ लोग वापिस आ रहे थे, उसको कुछ लोग अनायासे मोबाइल वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे थे और उसी वक्त अचानक कहीं से तो भी एक कार आती है रोड से चलकर और पहली कार रौंदते जाती है, उसका स्पीड भी बहुत ज्यादा दिख रहा है और रौंदते जाते वक्त पीछे के जो कार 2 कारें आती है, वो भी उसी के स्पीड यानी करीबन उसी स्पीड में चलते जाती है उसके पीछे। यानी कोई अगर अपने कार से एक आधा बीच पे आ गया, उसके साथ में एक्सीडेंट हो गया, पहले नेचुरल प्रतिक्रिया ये होती है कि कार को रोक दे, क्या हुआ है वो देखे। लेकिन यहां तो डेलिबरेटली रौंदते हुए कारें आगे जा रही है, स्पष्टता दिखता है। अगर ये वीडियो का प्रमाण नहीं होता तो किसी का भी इस बात पर विश्वास नहीं बैठता। अब इसमें ये कार चलाने वाले या फिर कार में एक साइड में बैठा हुआ व्यक्ति अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा हो सकता है। कई किसान उसको बहुत अच्छे ढंग से पहचानते हैं, उसी गांव के किसान हैं, आसपास के किसान हैं। ये काफी पॉलिटिकली एक्टिव है लड़का भी, इसलिए वो पर्सनली उनको पहचानते हैं। उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर कर कहा कि ये भाग गया। ये कार में था, जैसे ही कारें रुकी वैसे ही वो भाग गया। उसके बाद में वो कारें जलती हुई दिखती है वगैरह वगैरह, सभी सब लोग हम सभी जानते हैं, हम सभी ने वो वीडियोस देखे हैं, मैं उस बात को रिपीट नहीं करता हूं। अब कल्पना कीजिए कि पहले ही हजारों किसान वहां पर है। भारत में जो दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन, किसानों का आंदोलन अहिंसक तरीके से गए 9 महीने से 10 महीने से शुरू है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, केवल भारत की मैं बात नहीं कर रहा। इतनी बड़ी संख्या में इतने दिनों तक इतना शांतिपूर्ण आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन भी इस कदर नहीं था।
यानी स्वतंत्रता आंदोलन में जो कई सालों में हुआ वो केवल 10 महीने में ये किसान आंदोलन में हमें देखने को मिल रहा। तो इतना बड़ा आंदोलन जहां चल रहा है, किसान अपनी मांगे रख रहे हैं, मोदी सरकार उनकी मांगे नहीं मान रहे हैं। इस अवस्था में यह आंदोलन कंटिन्यूअस चल रहा है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया है कि अहिंसक तरीके से हम अपना मत प्रदर्शित करें, काले झंडे दिखाकर करें, बोलकर करें, लिखकर करें। ये अधिकार हमें दिया है। स्पष्ट रूप से आप कोई भी आंदोलन कर सकते हो, शांति से, बगैर हथियार के। वो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ही। तो किसान अपना अधिकार अमल में ला रहे थे। यहां पर उन्होंने बाद में दावा किया, ने मंत्री महोदय ने खुद ने दावा किया कि ये भीड़ बहुत अहिंसक हो गई थी वगैरह वगैरह वगैरह, इसलिए शायद हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको रोन डाला होगा। और वो तो अपना बेटा उसमें था, ये बात मानने को ही तैयार नहीं। वो तो घर में ही बैठा था, लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहली बार बोले वो वहां पर था नहीं, फिर बोले घर में बैठा था, फिर बोले प्रोग्राम में था उनके, उसका वीडियो उपलब्ध है कि वो प्रोग्राम में उपलब्ध है। अब घर बैठा था, प्रोग्राम में बैठा था, प्रोग्राम से कुछ समय के लिए वो बाहर गया था, ये सभी प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। ये सब बातें देखकर यहां पर ठीक ढंग से पता चलता है कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी। अब दूसरा सवाल यहां खड़ा होता है वो राकेश टिकैत के बारे में। करीबन 10,000 किसानों की भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई। राकेश टिकैत ये किसान नेता है, उसी प्रदेश के हैं, उसी एरिया के। वो वहां गए। जिन किसानों को रौंद डाला गया और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे 4 किसान हैं, एक पत्रकार। तो ये 4 किसानों के घर के लोगों के साथ में मीटिंग हुई और उन्होंने निर्णय लिया सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर कि कुछ चीजें हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो हम सरकार के सामने जो डिमांड रखेंगे वो सरकार अगर मानती है तो हम शांत रहेंगे। उनको 7-8 दिन का समय मांग रहे तो 7-8 दिन का समय उनको देंगे। डिमांड्स क्या थी कि जिन लोगों को रौंद डाला गया, जिनकी मृत्यु हुई, उनको कुछ पैसे दिया जाए, 45-1 लाख रुपए की रकम। साथ में उनके घर के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए उनकी योग्यता के अनुसार। एफआईआर तुरंत दाखिल किया जाए। एफआईआर में ये जो अजय मिश्रा जी का बेटा है, आशीष मिश्रा, उसका नाम हो एफआईआर में। 302 का गुनाह दाखिल किया जाए और उसके साथ में ये जो अजय मिश्रा है, मंत्री महोदय है, केंद्रीय राज्य मंत्री है, ये इसमें भागीदार थे, उनके ऊपर 120 दाखिल किया जाए। यानी षड्यंत्र उन्होंने ये रचा। अब ये निर्णय होने के बाद में बाकी बहुत फिर कंट्रोवर्सी चली, आप सभी जानते हो, उसके बारे में मैं कहूंगा नहीं। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट काम था, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि आंदोलन, किसान आंदोलन इस अवस्था में है कि इस ढंग से कोई अगर दबंग व्यक्ति, जिसका दबंगाई का पूरा इतिहास है, वो खुद जाहिर तरीके से मंत्री होने के बावजूद इसी ढंग की बात करता है कि आप जानते हो मैं कौन हूं, 2 मिनट में आप सबकी मैं छुट्टी कर दूंगा। ये कहने वाला व्यक्ति डायरेक्ट धमकी देता है और लोगों को कुचलता है। इस अवस्था में पूरे देश के किसान वहां इकट्ठा होते और फिर ये अनियंत्रित बात आगे हो जाती। इसलिए तुरंत बात को संभालना, शांति कायम करना। इसलिए ये जो योगी सरकार के साथ में जो समझौता किया गया है, राकेश टिकैत ने आगे बढ़कर, केवल उन्होंने अकेले ने नहीं किया, वहां किसान आंदोलन के बाकी स्थानिक नेता भी थे। जिन लोगों के घर के लोग मारे गए, उन लोगों के घर के लोग भी उसमें शरीक थे
और सबने मिलकर ये निर्णय लिया और ये निर्णय मुझे लगता है बहुत योग्य था, नहीं तो बहुत बुरी बात हो जाती थी। यानी हो सकता है कि कई सैकड़ों लोग फिर मारे जाते थे। क्योंकि ऐसे समय में अपने आप को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। गांधी अहिंसक थे, गांधी का आंदोलन अहिंसक था, इसके बावजूद उस आंदोलन में पुलिस स्टेशन जलाया गया था। पुलिस लोगों को जिंदा जलाया गया था और उसके बाद में महात्मा गांधी ने आंदोलन को तुरंत रोक दिया था। ये जो किसानों का अहिंसक आंदोलन है अभी तक रहा है, प्रयत्न पूर्वक अहिंसक रहा है, लेकिन जब आंखों के सामने कोई आता है, अभी वो तो वीडियो आप सब लोगों ने देखा है, अच्छे क्वालिटी का भी वीडियो बाद में आ गया। ये वीडियो देखने के बाद में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जो अंदर से सिहरन नहीं जाता उसे। हम पूरी तरह से उखड़ जाते हैं, ध्वस्त होते हैं, एक सिहरन सी दौड़ती है शरीर पर। क्या भयानक, ऐसा कोई कर सकता है? शांतिपूर्वक किसान चल रहे हैं और पीछे से एक जीप आती है और वो रौंदते हुए चले जाते। ये कैसे संभव है? लेकिन ये हुआ है, उसके प्रमाण उपलब्ध है। अब रहा आगे का सवाल, फिर सभी विरोधी पक्ष के लोग वहां पहुंचना चाहते थे, उनका अधिकार है, उनका ये काम ही है। उनको बाहर ही रोका गया। उसमें कांग्रेस के प्रियंका है, उनको करीबन काफी घंटों तक रोका गया, गलत तरीके से रोका गया, गैर कानूनी रोका गया। सेम बात सभी के बारे में की गई, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूं। उस कारण पूरे देश में नहीं, दुनिया में इसकी चर्चा हो रही। अब बाकी की सब चीजें तो शुरू है। अभी आज ही किसान आंदोलन के सभी नेताओं की जो बैठक हुई, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि जब तक ये अजय मिश्रा नाम के केंद्रीय राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं होते और उनको भी 120 बी की तहत, जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, उन पर कार्रवाई नहीं होती और जो आशीष मिश्रा है उसको पकड़ा नहीं जाता। आशीष मिश्रा को शायद अभी तक पकड़ने का निर्णय हो चुका है, उसकी अरेस्ट शायद हुई है, लेकिन इनकी अरेस्ट नहीं होती है, तब तक फिर उन्होंने आगे के अपने प्रोग्राम भी डिक्लेयर किए। अब ये पार्श्वभूमि है, शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखी, बहुत विस्तार से 4-5 दिन की जो घटनाएं घटी है, बाकी आप सब लोगों ने देखा, ऐसा मानकर मैं आगे चलता हूं। अब ये क्या प्रकार, ये जो घटना घटी है वो देखकर आदमी सिहर जाता है, विश्वास नहीं कर पाता है। उसके बाद में किसानों की जो रिएक्शन थी, शायद वो किसानों की रिएक्शन है, किसकी है बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया होना, हालांकि ऐसी प्रतिक्रिया ना होना बहुत कठिन होता है। जब आपके पास में इतना बड़ा संख्या बल है, हजारों लोग आप इकट्ठा हो, इसके बावजूद कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले करना, इतना शांत दिमाग रखना, ये मंजे हुए नेता ही कर सकते हैं। जो बार बार आंदोलन में शरीक होते हैं, जिनका दिमाग ट्रेंड हो चुका है, वही कर सकते हैं। अब मैं खुद तो अहिंसक आंदोलन से आया हूं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हमारा नारा होता था, हमला चाहे जैसा भी होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। उसी ढंग का आंदोलन करते आया हूं, उसी के आधार पर आंदोलन कर कर जेल में गया हूं, इमरजेंसी में। इतने सालों की आदत है, मेरा अंधविश्वास का आंदोलन इतने सालों तक चलता रहा, लेकिन मेरे एक भी कार्यकर्ता ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी बाबा पर हाथ नहीं उठाया, कभी हमने मारपीट नहीं की, जबकि हमारी इमेज पूरी तरह से बहुत निडर व्यक्तियों की इमेज रही। इसके बावजूद 2006 में
जब बाल गंधर्व रंग मंदिर में मुझ पर अटैक हुआ, मुझे मेरी गर्दन मरोड़कर मारने का प्रयास स्टेज पर किया गया और फिर जो श्रोता हाजिर थे, बाल गंधर्व रंग मंदिर खचाखच भरा हुआ था। श्रोता दौड़कर स्टेज पर आए और जो लोग ये काम करने वाले थे उनको पकड़ा और उनको 10-12 मिनट पीटते रहे। तब मुझे शुरुआत में 2-4-5 मिनट उनको पीट रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इनको पीटना ही चाहिए। और एक शांतिपूर्ण व्याख्यान चल रहा है, ये स्टेज पर आते हैं, पूरी तरह से गर्दन मरोड़ने का प्रयास करते हैं, गुंडगी करते हैं। फिर बाद में जैसे-जैसे मैं थोड़ा शांत बना, मेरे ध्यान में आया कि इस चीज को रोकना चाहिए। और फिर 10-12 मिनट के बाद में हमने कुमार सप्तर्षि भी सामने श्रोता में बैठे थे, वे भी ऊपर में चढ़कर आए स्टेज पे, फिर उन्होंने भी आह्वान किया और फिर वो मारपीट हमने रोकी और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। और फिर बाद में फिर 1 घंटा शांतिपूर्वक व्याख्यान चला। तो मैं ऐसे समय में क्या मानस होता है सामान्य व्यक्ति का, ये बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। इसलिए इस प्रतिक्रिया में जो शायद जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया ऐसे समय में तुरंत तत्काल आ सकती है और ऐसी प्रतिक्रिया केवल वहीं तक सीमित रही, वो बढ़ी नहीं। बाकी के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसा व्यवहार किसानों ने किया नहीं या फिर वहां हाजिर लोगों ने किया नहीं। ये भी किसान आंदोलन के नेताओं ने शांति बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसी कारण ये संभव हुआ। आगे भी इसमें से हिंसक कोई चीजें घटी नहीं, इसके लिए भी किसान आंदोलन के नेता, उनका शांतिपूर्वक रहने का और अहिंसक रहने का आग्रह कारण है, ये हमने समझ लेना चाहिए। अब हमारे सामने सवाल है कि यहां तक नौबत क्यों आई? इतने लोग मारे गए, उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने एक अक्षर क्यों नहीं बोला? जो छोटी-छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, कहीं का फुटबॉल प्लेयर का कुछ हो गया उसके बारे में ट्वीट करते हैं, नेपाल में कुछ घटा उसके बारे में ट्वीट करते हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी हिंसक घटना में 8 लोग मारे गए, उसके बारे में एक भी ट्वीट वो नहीं करते, उसके बारे में वो बोलते नहीं, जबकि उनका खुद का गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व है। मुझे इस बात का बिल्कुल अचरज नहीं लगा। जो लोग अपनी सत्ता कायम करने के लिए मारकर ही सत्ता कायम रख रहे हैं, गुजरात दंगों में क्या हुआ ये बार-बार बाहर आ चुका है। उसमें सीधा-सीधा सरकार का हिस्सा था। इसके इतने प्रमाण बाहर आए कि सभी वो केसेस महाराष्ट्र में चले और जिस पुलिस अधिकारी ने जाहिर तरीके से ये बात लोगों के सामने रखने की कोशिश की, वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे शायद हो। तो जो आदमी, इंसान अपनी सत्ता कायम रखने के लिए लोगों को मारना अपना कर्तव्य समझता है, उनसे अलग आशा रखने की गुंजाइश ही नहीं। आज पूरे देश में जिस ढंग से हिंसक घटनाएं हो रही है, लोगों को दबाया जा रहा है, मैंने खुद इमरजेंसी देखी है और दोनों तरीके से मैंने इमरजेंसी फेस की है इंदिरा गांधी। इमरजेंसी 25 दिसंबर को रात को 12 बजे डिक्लेयर हुई, 26 को सुबह हमको पता चला, 26 के रात को हमने पोस्टर्स लगाए, 27 के रात में हम जेल में पहुंच गए थे। हम 3 व्यक्ति थे, मैं, चंद्रकांत मानखेड़े और तब अनिल रोहन। करीबन 10 महीने जेल में गुजारे
जेल में से बाइज्जत बरी हुए और उसके बाद में करीबन ये जो इमरजेंसी थी, इलेक्शन डिक्लेयर हुए, उसके बाद में 9-10 महीने, क्योंकि ये समय करीबन 17-18 महीने का है, तो 8-1 महीने तो भी बाद में मैं पूरी तरह से बाहर था और इमरजेंसी में किस ढंग का वातावरण पूरे देश में ये देख रहा था। बहुत गुस्सा था मन में। तब तो मैं विद्यार्थी था, कॉलेज में पढ़ रहा था, एमए कर रहा था। बहुत गुस्सा था और वो गुस्सा कई सालों तक कायम रहा। ये जयप्रकाश आंदोलन में से ही जनता पार्टी बनी। पहली बार कांग्रेस की सरकार बदली। जनसंघ जो था, अछूत था। ये अछूत जनसंघ केवल ब्राह्मणों की और शेठों की पार्टी मानी जाती थी। वो सामान्य जन की पार्टी बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और ये जनता पार्टी में से ही भाजपा बड़ी हुई। तो जयप्रकाश नारायण का ये आंदोलन इस देश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बनाने में बड़ा हिस्सा उसका है। लेकिन बाद में लग रहा था, हमको बहुत प्रामाणिकता से लग रहा था कि आरएसएस के लोग, जनसंघ के लोग बदल रहे हैं, उनकी धारणाएं बदल रही, उनके विचार बदल रहे, वो पहले जैसे नहीं रहे। इनका देश की स्वतंत्रता से कोई सरोकार नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में ये कहीं सहभागी नहीं थे। सावरकर थे, लेकिन सावरकर आरएसएस वाले नहीं थे। कभी सावरकर कभी भी आरएसएस वाले नहीं थे। उनके विचार बहुत अलग थे। आपको मान्य हो न हो, अच्छे हो बुरे हो, वो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की, जेल में गए, सजा भुगती, बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में काफी चर्चाएं होती है, लेकिन वो आरएसएस वाले नहीं थे। आरएसएस वालों ने कभी भी क्रांतिकारक आंदोलन में या फिर जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, कांग्रेस वाला, उसमें कभी भी वो शरीक नहीं थे। इनका देश की स्वतंत्रता से, लोकतंत्र से, आज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उससे कोई सरोकार नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय में कई चीजों का विरोध करने वाले में ये अग्रणी थे। इसके बावजूद अंबेडकर जी और नेहरू जी का साथ मिलने के कारण, क्योंकि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी थे, और इस कारण इस ढंग की कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बन पाई, जो पूरी तरह से वी द पीपल ने, हम लोगों ने निर्माण की है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है प्रस्तावना में, और 4 मूल्यों के आधार पर खड़ी। इक्वेलिटी, समानता, लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी, बंधुता, सभी लोग हम भाई बहन हैं, भाई भाई है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे दलित हो, सब हम भाई भाई है। और जस्टिस, उसमें सोशल जस्टिस आ गया, इकोनॉमिक जस्टिस आ गया। ये 4 मूल्यों के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन भारत में पहली बार, ये अधिकार इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए भारतीय लोगों को मिला। इसके पहले ये अधिकार कभी हमारे हिस्से नहीं आया, और इसी के आधार पर चुनकर आने वाली ये सरकार हिंदू मुस्लिम भेद डेलिबरेटली निर्माण कर दंगे निर्माण हो, ऐसी सिचुएशन निर्माण कर रात दिन हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कर
लोगों की साइकोलॉजी का बहुत सुंदर तरीके से जैसा उपयोग हिटलर ने किया था, उस ढंग से हिटलर जैसा उपयोग कर कर अपना शासन कायम करने वाले ये लोग। इसलिए इन्होंने जो कृत्य किया है, उसके बारे में उनको दुख होगा या फिर बुरा लगेगा, इसकी कोई गुंजाइश। सोच समझ कर करने वाले लोग हैं और हमारे गलतियों का ये परिणाम। इमरजेंसी की सिचुएशन में बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं। कॉलेज में पढ़ रहा था, पार्ट 1 कर कर आया था। बीच में ही, क्योंकि 25 जून फिर से सेशन कॉलेजेस के शुरू होने के पहले ही अंदर गया था। जब हम जेल में थे तब हम सोच रहे थे कि इस देश में लोग बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। केवल पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लोग जेल में गए थे। 80-90 करोड़ जनता जिस देश में है, उसमें केवल 2 लाख लोग जेल में जाते हैं। इंदिरा जी का कुछ बिगड़ता नहीं। इंदिरा जी ने अगर सोचा होता, इंटरनल इमरजेंसी थी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी थी, उसी का उपयोग उन्होंने किया था। उसके आधार पर वो इलेक्शन सस्पेंड कर सकते थे, बाकी बहुत कुछ कर सकती थी और सही माने में डिक्टेटर बन सकती थी। अगर उसने डिक्टेटर बनने का निर्णय लिया होता तो मैं कहता हूं आपको, फिर से एक आधा गांधी जब तक नहीं आता, क्योंकि जयप्रकाश की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ रही थी, शायद इस देश को फिर से स्वतंत्रता नहीं मिलती। लेकिन इंदिरा भी स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी। लोकतांत्रिक मूल्य उसके जीवन का हिस्सा थे। शायद उन्हें शर्म लगती होगी कि इस ढंग का निर्णय मैंने लिया, इसलिए उन्होंने केवल 18 माह में ये इमरजेंसी दूर की। ठीक है, उनको शायद गलत रिपोर्ट मिले होंगे, मैं ही चुन के आई हूं, आएगी, आऊंगी, ऐसे उसको रिपोर्ट मिले हो, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं हटाती तो ये इमरजेंसी इस देश से हटना बड़ा मुश्किल था। भारत अकेला देश है जो ब्रिटिशों से स्वतंत्र हुआ और आज तक जिसमें लोकतंत्र टिका है, जो लोकतंत्र के साथ में कभी घालमेल नहीं हुई। लेकिन ये जो लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए यूएपीए लगा देते हैं और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस उनको आमंत्रण देते हैं कि आइए भाई, ये हमसे मिलिए, जबकि 302 लग चुका है। 302 का एफआईआर रजिस्टर होते ही तुरंत अरेस्ट की जाती है, जांच की जाती है। अगर जांच में आपका कोई संबंध नहीं, ये सिद्ध होता है, तो ही कोर्ट से जमानत मांगते समय पुलिस की ओर से ये रिपोर्ट दिया जाता है कि इसके कोई प्रमाण इस व्यक्ति के बारे में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए फिर उसको तुरंत जमानत मिलती। अदरवाइज पुलिस के रिपोर्ट में अगर थोड़ा भी इसका प्रमाण है, ऐसी बात है, तो इजीली 302 में जमानत नहीं मिलती। यहां तो अरेस्ट होने के लिए ही इतने दिन, अभी भी अरेस्ट हुई नहीं हुई इसके बारे में पक्की बात हमारे सामने नहीं। अब ये बहुत बुरी घटना है, इंसान उसमें अट गए, लेकिन इस देश को स्वतंत्रता मिली, वो अहिंसा के माध्यम से मिली, फिर भी वो बलिदान काफी लोगों को देना पड़ा। काफी लोगों को बलिदान देना पड़ा। गांधी बहुत होशियार व्यक्ति था, वो जानता था कि अंग्रेजों को हिंसक आंदोलन से कभी भी परास्त नहीं किया जाता है और भारत के लोगों को लड़ने की आदत नहीं।
900 साल तो हो ही गए थे, गुलाम बन चुके थे। लड़ने की आदत नहीं, क्योंकि यहां वर्ण परंपरा रही है। वर्ण परंपरा में केवल क्षत्रिय लड़ेंगे और उसमें से क्षत्रिय पुरुष ही लड़ेंगे। टोटल जनसंख्या में क्षत्रियों की संख्या कभी भी 20% से ज्यादा रह नहीं सकती, क्योंकि हमेशा वही मारे जाते हैं, उसमें भी 10% स्त्रियां। तो 10% में से कुछ लोग लड़ेंगे तो कैसे पूरे देश की स्वतंत्रता कायम रह सके। यहाँ की व्यवस्था ऐसी थी कि ये सुजलाम सुफलाम देश था, इसलिए बार बार इस पर आक्रमण हो रहे थे। और यहाँ की वर्ण व्यवस्था के कारण, चाहे जाति व्यवस्था के कारण, ये आक्रमणकारी यहाँ के शासक बनते गए। उसके खिलाफ ये वर्ग कभी खड़ा नहीं। ये वर्ग हमेशा एडजस्टमेंट करता रहा। और जो सबसे बड़ा तबका होता है, जिसको शूद्र कहते हैं, उसको हथियार चलाने की आदत नहीं। शिवाजी पहला व्यक्ति था, इन लोगों को हथियार चलाना उसने सिखाया और हथियार उठाना सिखाया। और जो खुद हथियार का उपयोग करते हैं उनको भी सैनिक बनाया। जैसे रामोशी है, जो दरोड़ा डालते हैं, लोगों का खून करते हैं, ऐसे लोगों को भी स्वतंत्रता के अपने अभियान में शामिल कर लिया, उनको सैनिक बनाया, उनको प्रतिष्ठा दी। लेकिन पूरे भारत की ऐसी अवस्था थी। गांधी को मालूम था कि यहाँ के लोग मरने के लिए तैयार हैं। ये बुद्ध का देश है, ये महावीर जैन का देश है। लोग मरने को तैयार है, निडर होने को तैयार है, लेकिन मारने को तैयार। और उसमें से उन्होंने अहिंसा का एक अद्भुत हथियार डेवलप किया। जब भी चर्चाएं होती थी, सुभाष चंद्र बोस को लेकर हुई। गांधी जी ने सवाल उठाया कि जापानीज लोगों के माध्यम से अगर देश को स्वतंत्रता मिलेगी तो राज किसका रहेगा? बंदूक का राज रहेगा या लोकतंत्र रहेगा? बंदूक के माध्यम से अगर शासन बदलता है तो बंदूक का ही राज होता है। ना तब लोकतंत्र होता, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, और ना आम इंसान को न्याय मिलने की प्रक्रिया उसमें से शुरू होती। अब जो लोग हैं उनका तो स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनको इस ढंग की लज्जा महसूस होने की कोई संभावना नहीं, जो शायद कांग्रेस वालों को थोड़ी बहुत होती थी। यानी कांग्रेस वालों ने गलतियां नहीं की, भ्रष्टाचार नहीं किए, ऐसी कोई बात मैं नहीं करूं, लेकिन उन्हें हमेशा लज्जा लगती थी। एक हद से ज्यादा हमने क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई ना कोई वहां खड़ा हो जाता था और बैलेंस करने की कोशिश होती। यहां ये हद नाम की कोई चीज है। अरे इतना बड़ा किसान आंदोलन है, आपने खुद ने कहा है कि किसानों को हम क्या क्या देंगे। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उत्पादन का मूल्य देंगे, मिनिमम प्राइस तय करेंगे, वो देने का कानून करेंगे ऐसा नहीं कहा, लेकिन हर किसान को मिनिमम प्राइस स्वामीनाथन के अनुसार मिलेगा ऐसा तो कहा ही है। और जब मोदी जी खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि इसको कानूनी जामा यानी पहनाना चाहिए। यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के उपज का जो है वो कानूनन बनाना चाहिए, इसका मतलब उससे कम में खरीद नहीं हो सकती। ये 3 कानून के बारे में तो मैंने पहले ही आपसे बात की है, क्योंकि ये सब उससे जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। ये सब, ये सारा किसान आंदोलन उस कारण शुरू है
इस कारण किसान आंदोलन भाजपा उसका सुन नहीं रहा है। इसलिए भाजपा के हर मंत्री को और हर एमपी को वो काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम करते हैं। गांव-गांव में करते हैं, गांव-गांव में घुसने नहीं देते हैं। और उसी के कारण अजय मिश्रा जी ने कहा था कि मैं क्या हूं तुमको पता है, एमपी होने के पहले और उसके मंत्री होने के पहले, एमएलए होने के पहले आपको पता है कि मैं क्या हूं। मंत्री और एमपी तो बाद में। सीधी सीधी धमकी दी कि मैं आपको मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा, खदेड़ डालूंगा, इस गांव में आप कहीं दिखोगे। ऐसे समय में कोई भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग क्या कर सकते हैं? फिर से वो काले झंडे बताएंगे, भाई हम आपको डरते नहीं है। कहीं भी किसान आंदोलन ने पहले हिंसा शुरू की और इस कारण ये रौंदे गए, ऐसे प्रमाण अभी तक तो सामने नहीं आए। शांतिपूर्वक आंदोलन, शांति से किसान वापिस जा रहे थे और इनको सबक सिखाना है, इसलिए प्लानिंग कर कर उनको रौंदा गया और गोलियां भी बरसाई गई। सुप्रीम कोर्ट में इसने हस्तक्षेप किया, सीधा सवाल पूछा, तब जाकर कहीं कार्रवाई की शुरुआत हुई। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है इसके बारे में कि इस कारण आंदोलन के तरफ पूरे दुनिया का ध्यान फिर से गया। अब इसमें 8 लोग मारे गए, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन ऐसी घटना के कारण आंदोलन को बल मिलता है, ये भी सही बात है। आंदोलन का हौसला और बढ़ता है, निडरता और बढ़ती है। ये जालियन बाग वाला कृत्य है, ऐसा कई लोगों ने कहा। इसमें बहुत सिमिलैरिटी। जनरल डायर ने ऐसा ही किया था। शांतिपूर्वक चल रही इस सभा को सीधा गोलियों से भून डाला। उस कारण भी आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला था और अंग्रेजों का मोराल काफी गिर गया था। उसका समर्थन करना उनके लिए संभव नहीं हो रहा था। मोदी जी का मोराल गिरने का तो सवाल ही नहीं। उसके बारे में न बोला जाए उतना अच्छा है। कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री होता तो इमीडिएट रिएक्शन होती, तुरंत अजय मिश्रा बर्खास्त। घटना घटते ही प्रधानमंत्री के पास में ऐसे संसाधन होते हैं कि उनको 10 मिनट में सब घटना की बारीकियां पता चल जाती। ऐसी सभी यंत्रणाएं होती। उन्होंने कहा मुझे सच्चाई का पता चाहिए, तो उनको बराबर एग्जैक्टली क्या घटा होगा इसकी सभी जानकारी तुरंत मिल जाती थी। आधे घंटे में नहीं, 2 घंटे में मिल जाती। 2 घंटे बाद निर्णय करते। तुरंत योगी को आदेश देते, ये करिए। इनकी बर्खास्त के, आशीष मिश्रा को अरेस्ट। तो पूरा किसान आंदोलन के कारण जो लोग बहुत अभी अलग वातावरण में हैं, ये घटना घटने के बाद में ये सब वातावरण पूरे देश में खड़ा हुआ, वो सारा का सारा डिफ्यूज हो जाता। और ये कोई उपकार नहीं था प्रधानमंत्री का, ये कर्तव्य था। लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। अब अजय कुमार जी ने जो सवाल पूछा है, या फिर दूसरे जो व्यक्ति है, शायद मेरा नाम मैंने गलत कोट किया, अमरजीत उनका नाम है, क्या हमारे देश में अभी भगत सिंह के जैसे आंदोलन की आवश्यकता है? खुद भगत सिंह ने भी हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। जेल में उन्होंने जो वक्तव्य दिए हैं, वो एक उदाहरण सामने खड़ा करना चाहते थे। हिंसा के माध्यम से भारत को कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती थी।
और हिंसा के माध्यम से अगर हम कुछ करना चाहे तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, वहां और किसी की डिक्टेटरशिप आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम लोगों को, सामान्य लोगों को कई हजार सालों के बाद में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमको आवाज प्राप्त हुई। केवल विचार करने का अधिकार नहीं, तो अपने विचार बोलकर बताने का अधिकार प्राप्त हुआ, जो इस देश में हमेशा मुट्ठी भर लोगों के हाथों में था। ये चार मूल्य भी पहली बार उसकी चर्चा होती है। ये चार मूल्यों के आधार पर जिस ढंग का शासन हम खड़ा करना चाहते हैं, अच्छा है, बुरा है, उसमें कई कमियां हैं, लेकिन उसके खिलाफ चिल्लाने का अधिकार है, उसके खिलाफ वोट देने का अधिकार है, उसमें बदलाव करने के लिए झगड़ने का अधिकार है। ये हमें कई हजारों सालों बाद प्राप्त हुआ। किसी भी हालत में हमने गंवाना नहीं चाहिए। किसान आंदोलन इतना सक्सेस क्यों है? इतने बड़े पैमाने पर किसान इसमें शामिल क्यों हुए? क्योंकि वो मरने की तैयारी करते हैं, मारने की तैयारी नहीं करते। इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक हो सके। इसीलिए गांधी जी के आंदोलन में हजारों लाखों की तादाद में लोग शरीक होते गए। महिलाएं शरीक होती गई, दलित वर्ग से लेकर किसानों तक, किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा गांधी जी के आंदोलन में सहभागी होता था। क्योंकि यहाँ की आम जनता जो है वो अहिंसक, वो मारपीट करने पर विश्वास रखने वाली नहीं है। तो ये वास्तविकता है। इसलिए इससे अभी किसान आंदोलन को बल मिलेगा, ये और प्रखर होगा। सरकार को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, लेकिन मोदी जी नहीं झुकने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं उनका जाहिर तरीके से अभिनंदन करता हूं कि आप ऐसे ही रहे। आपके कारण हमें लोकतांत्रिक मूल्य की पहचान ज्यादा अच्छे ढंग से हो रही है। आप नहीं रहते तो हमें शायद लोकतंत्र इतना महत्व का है, ये बात ध्यान में नहीं आती। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई, तभी हमें स्वतंत्रता की सही मायने में पहचान हुई, कल्पना आई कि स्वतंत्रता कितनी महत्व की बात होती है। उससे भी बड़ा काम आप कर रहे हो, इसलिए आप ऐसे ही रहिए, ऐसे ही दबंगाई दिखाते रहिए, लोगों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपना एजेंडा चलाते रहिए, ताकि जो भारत के लोगों ने गलतियां की है उसकी सजा भी वो भुगतेंगे, और लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में दिन ब दिन अधिक से अधिक सजग होते जाएंगे, और उसमें से एक अच्छा परिवर्तन निर्माण होगा। किसान आंदोलन ये इस देश की आशा है, ऐसा मैं मानता हूं। उसके कारण जो परिवर्तन होगा, उससे ही अर्थव्यवस्था बदलेगी, बड़े पैमाने पर इस देश में रोजगार भी उपलब्ध होगा। नहीं तो आज की हमारी अर्थव्यवस्था ये चंद पूंजीपतियों का, उनके लिए, उनके एजेंट्स के द्वारा चलाया गया शासन है, ऐसी स्थिति। सारे चक्र उनके हितों के लिए चलते। मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट एक नाम मात्र उनके एजेंट। अब उसमें 2 कैपिटलिस्ट का नाम लो, 10 कैपिटलिस्ट का नाम लो, ये आज की अवस्था है। इसमें रोजगार बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। ये इस ढंग की अर्थव्यवस्था की खुद की ही कमियां है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है।
ये इसी ढंग से चलता रहा और बेरोजगारी बढ़ते जाएगी और समस्याएं बढ़ते जाएगी। दिन ब दिन हम लोग गरीब होते जाएंगे। दरिद्र सीमा रेखा से जो बाहर लोग आए थे वो सभी फिर से उसमें ढकेले गए हैं। आज करीबन भारत के 60 to 70% लोग दरिद्रता रेखा में जा पहुंचे हैं। बेरोजगारी करोड़ों में जा पहुंची है, उसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। दिन ब दिन यही होने वाला है। पेट्रोल के दाम बढ़ते जाएंगे, हमारे खाने पीने के दाम बढ़ते जाएंगे और उधर खेतीहर जो खुद पकाता है, निर्माण करता है ये चीजें, वो और दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। और बीच का ये है वो अमीर होते जाएंगे। गए 1.5 साल में अडानी की संपत्ति हर दिन 1000 करोड़ रुपए से बढ़ रही। यही चलता रहे और इसमें बदलाव लाने का सामर्थ्य केवल किसान आंदोलन में। ये अगर देशव्यापी होगा, इसके माध्यम से सरकार बदलने का मादा उस आंदोलन में होगा, तो ये बदली हुई सरकार को झक मार के ऐसी अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ेगी जिसमें किसानों को न्याय मिलेगा। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी देना और वो कानूनन करना, उसके कम कीमत पर अगर कोई खरीद करेगा तो वो गुनाह होगा। केवल इतने से भी ये चक्र घूम सकता है उल्टी दिशा में, जो ये पूंजीपति कभी होने नहीं देंगे। और मोदी जी उनके ही भरोसे चुन के आए हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, इसलिए जब तक वो रहेंगे इसमें कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं। मोदी जी चाहकर भी किसानों की मांगे मान नहीं सकते। जिस दिन वो मानेंगे तो आज जहां वो खड़े हैं वहां से उनको हटना पड़ेगा। और इतनी हिम्मत उनमें है ऐसा दिखता नहीं। तो इसलिए ये किसान आंदोलन एकमात्र आशा है, और ये जो एकमात्र आशा है, इसको इस घटना से बल मिला। बुरी बात है, कुछ लोग शहीद होने के बाद ये बल मिला और ये आंदोलन अभी ज्यादा तीव्र होगा, ज्यादा अहिंसक होगा और ज्यादा व्यापक बनेगा और उसमें से शायद इस देश की सुबह निर्माण हो। ये मुद्दा बहुत ही महत्व का था, इसलिए मैंने बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखी। एक्सटेम्पोर रखी इसलिए शायद एक आध दूसरी गलती डिटेल्स में हो सकती है, लेकिन विचारों में कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।